मैं मधुस्मिता मैम का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो प्रकरण है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले वाले अध्याय में हमने जो न्यायपालिका के बारे में हमने देखा था कि न्यायपालिका की हमने प्रमुख रूप से जो विवादों का किस प्रकार निपटारा करती है, किस प्रकार न्यायिक समीक्षा होती है, जो है कानून की सुनवाई करती है, जो उल्लंघन होता है तो उसको रद्द कर सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो इनमें हमारे प्रमुख रूप से हमने देखा था। तो अब आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से हमारी जो आपराधिक जो है न्याय प्रणाली है, किस प्रकार जो है इसमें किसकी जो भूमिका होती है, निष्पक्ष जो है न्याय कैसे दिया जाता है, इसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, यहाँ पर जो है सरकारी जो वकील होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, निष्पक्ष जो सुनाई होती है वो क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं, मान लो जब हम किसी अपराध को देखते हैं, यानी कोई भी अपराध होते हुए हम देखते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस को खबर करते हैं। किसी भी प्रकार का अपराध हो जब हम देखते हैं तो उसको सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं, चाहे वो वास्तविक जीवन हो या आपने फिल्मों में देखा होगा। तो सबसे पहले पुलिस क्या होती है, रिपोर्ट लिखती है उसके बारे में, फिर उसकी जाँच यहाँ पर शुरू करती है। तो जो भूमिका रहती है पुलिस की, तो उससे हमें कई बार लगता है कि सारा निर्णय है वो पुलिस ही करती है कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इसको गिरफ्तार किया जाता है, वो अपराधी है या नहीं है। लेकिन सही मायने में ये निर्णय अदालत तय करती है कि जो व्यक्ति है जिसको जो है गिरफ्तार किया गया है तो वो वाकई में जो है यहाँ पर जो सही है या नहीं है, यानी इसने अपराध किया है तो वो अपराधी है या नहीं है, ये जो अधिकार है वो अदालत उस पर जो है निर्णय अपना सुनाती है। तो अब हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके जो एक दे रखी चोरी की जो काल्पनिक घटना, एक उदाहरण आपने दे रखा है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें पुलिस की भूमिका क्या होती है, जो वकील है उसकी भूमिका क्या होती है, न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है, और जो निष्पक्ष जो न्याय होता है उसकी भूमिका क्या होती है। तो एक आपके सामने एक जो उदाहरण दे रखा है कि मुंबई में एक मकान में श्रीमती शिंदे, एक जो नाम दिया गया है यहाँ पर, श्रीमती शिंदे नाम की जो है जो महिला एक यहाँ पर तैयार हो रही होती है। तो उसको यहाँ पर पिछले 1 घंटे से वो अपना एक जो सोने का हार ढूंढ रही होती है, उसको अपने सोने का हार नहीं मिलता है जब वो तैयार होती है, यानी अपनी जो शादी की जो सालगिरह पर तैयार रहने के लिए जब वो अपने सोने का हार ढूंढते वो उसको प्राप्त नहीं होता है। अब जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उनका हार यहाँ पर नहीं है या चोरी हो गया है, तो वो चोरी का इल्जाम सबसे पहले अपने घर में काम करने वाली जो महिला थी, काम जो बाई थी, जो शांति, उस पर वो इल्जाम लगाया जाता है। और उसकी जो है यहाँ पर जो जिस रूम में रहती थी तो उनकी वो तलाशी ली जाती है, यानी शांति नाम से एक महिला उनके घर में काम करती है और वो पिछले 3 सालों से उनके साथ ही रहती है, उनके घर में ही रहती है, वो कभी बाहर भी नहीं जाती। तो उसकी जब घर की जो उसके जो कमरे की जब तलाशी ली गई थी तब तलाशी से उनको लिफाफे में 10,000 रुपये मिले और इसी आधार पर श्रीमान शिंदे और श्रीमती शिंदे दोनों ने ही शांति पर इल्जाम लगा दिया कि हार को बेचकर श्रीमती शिंदे ने जो है शांति बाई ने ये 10,000 रुपये रख लिए हैं, यानी उन्होंने हार को बेच दिया होगा और रुपये रख दिए। और इस आधार पर पुलिस थाने में शांति बाई के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवा दी जाती है, उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखवाई है, FRI लिखवाई जाती है कि हमारे यहाँ की जो काम करने वाली जो बाई है उन्होंने यहाँ पर चोरी की है। जबकि यदि शांति बाई देखिए, हम दूसरा पक्ष देखें तो शांति बाई शुरू से ये मना करती आ रही है कि ये जो है मेरी मेहनत की कमाई है, यानी आप हर महीने जो यहाँ पर मेरे को जो पगार मिलती है उसको मैंने गाँव नहीं भेजा है, यहाँ बचत के रूप में मैंने इसको इकट्ठा किया है और ये मेरे जो आपकी जो कमाई है खुद की मेहनत के जो यहाँ पर पैसे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोषी मानकर। और जब उसका भाई उसके बचाव में आता है, उसका भाई जब शांति बाई का जब भाई उसके पक्ष में आता है कि भाई इसने जो है अपराध नहीं किया, उसने चोरी नहीं की, तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, 2 दिन तक हिरासत में रखती है और ये कबूल करने पर भी बातें करती है कि ये और उसकी बहन दोनों मिलकर चोरी करने का एक गिरोह चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुशील ने ये बात स्वीकार नहीं की है, तो उसके बाद 2 दिन बाद में उसको हिरासत से छोड़ दिया जाता है और 1 महीने बाद शांति बाई को भी यहाँ पर अदालत से जमानत मिलती है। लेकिन अदालत में जमानत के लिए उससे पहले 20,000 रुपये जुर्माने के रूप में जो जमानती देने होते हैं वो यहाँ पर नहीं दे पाती है, तो जिसके कारण वो यहाँ पर जेल में ही रहती है। अब यहाँ पर जब उसकी सुनवाई जब यहाँ पर होती है, यानी जिला जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जब इसकी सुनवाई शुरू की जाती है
पास, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास कोई जो वकील यहाँ पर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक व्यवस्था की गई है, ध्यान देना कि अनुच्छेद 22 के अनुसार, यदि हम एक अनुच्छेद 22 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 22 के अनुसार यदि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को एक जो अपने वकील के जरिए बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी एक जो है प्रत्येक व्यक्ति की यदि हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए जो है वकील करने का अधिकार है। ये हमारे अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अब एक दूसरे अनुच्छेद की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 39A, इसके अनुसार यदि हम बात करें, यानी मान लो ऐसा व्यक्ति या ऐसे नागरिक को वकील मुहैया करवाया जाता है, जो है राज्य के ऊपर सौंपा जाता है, नागरिकों को ये दिए गई है जो गरीब हो। यानी 39A के अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे नागरिकों को जो गरीब हो, जो वकील जो मुहैया नहीं कर सकते, यानी अपनी तरफ से कोई भी वकील नहीं कर सकते, तो राज्य के ऊपर जो ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है जो न्यायपालिका के द्वारा, तो ऐसे जो है नागरिकों के लिए राज्य के द्वारा वकील मुहैया, यानी सरकारी वकील के लिए यहाँ पर मुहैया करवाया जा सके। तो ये प्रमुख ध्यान देना, अनुच्छेद 22 में तो सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी व्यक्ति समान है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने प्रजा पक्ष में वकील कर सकता है। लेकिन 39A की यदि हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे जो व्यक्ति या बहुत सारे नागरिक ऐसे होते हैं जो उनके पास वकील करने के लिए भी पैसे नहीं होते, क्योंकि वो गरीब होते हैं, तो वो वकील यहाँ पर नहीं कर सकते। तो जिसके कारण ये राज्य के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है, राज्य के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव पक्ष के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर, क्योंकि जो सुनवाई होती है वो निष्पक्ष होती है, तो इस जो है अपने बचाव पक्ष के लिए सरकारी जो है वकील यहाँ पर उनको ऐसे लोगों को मुहैया करवाया जाता है। तो यहाँ पर जब शांतिबाई के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास कोई वकील नहीं है, तो सरकार के द्वारा उनको जो है एक अधिवक्ता, जो सरकारी वकील उनको मुहैया करवाया जाता है श्रीमती रॉय के नाम से, यानी एक कमला रॉय नाम से जो महिला है वो यहाँ पर जो इनको दी जाती है बचाव पक्ष के लिए। अब जब अधिवक्ता यहाँ पर जो है कमला रॉय जो महिला है, जो यहाँ पर जो आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर 10,000 रुपये उसमें उन्होंने जो हार यहाँ पर बेच दिया गया है चांदी के, तो इनके द्वारा वो अदालत में श्रीमान और श्रीमती शिंदे से यहाँ पर जो ये बातचीत करते हैं कि किस प्रकार आपका हार गायब हुआ, या बहुत सारी जो बातें होती है कि आपने देखा था कि हार गायब हुआ है, कब हुआ। तो ये पूरी जब प्रक्रिया जब चालू होती है, जब ये जो यहाँ पर जो निर्णय जब चालू रहता है, उसी बीच में पुलिस को खबर मिलती है, या पुलिस को खबर मिलने के बाद एक ऐसे गिरोह को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, जो शिंदे जो के घर के आसपास जो गहनों की चोरी करते हैं। और इस गिरोह के सदस्य में कुछ जो लड़के थे वो ऐसे शामिल थे जो श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त थे। यानी जब उनसे हार, श्रीमती शिंदे का हार भी बरामद कर लिया गया था, और यहाँ पर पुलिस ने ये भी साबित कर दिया कि यहाँ पर जो है हार उन्हीं से प्राप्त हुआ है, और ये इस गिरोह के जो सदस्य हैं वो श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक गवाह के रूप में यहाँ पर श्रीमती जो रॉय है वो सब इंस्पेक्टर को यहाँ पर जो है अदालत में पेश करती है। तो उन्होंने इंस्पेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने वहाँ से इस गिरोह से क्या क्या प्राप्त किया, तो उनसे जो श्रीमती शिंदे का हार भी मिला, उनके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं। और सारे गवाहों को सुनने के बाद में यहाँ पर न्यायाधीश हमको निर्णय सुनाते हैं कि शांति निर्दोष साबित होती है, इसलिए उसको यहाँ पर बरी किया जाए। यानी यहाँ पर जो शांतिबाई है उसको निर्दोष साबित किया जाता है, क्योंकि शुरू से ही उसने बोला था कि मैंने यहाँ पर चोरी नहीं की, उसके बावजूद पर भी उसके खिलाफ जो यहाँ पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। लेकिन जब गिरोह से ये जो उनका हार जब प्राप्त होता है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसको निर्दोष साबित किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास जो है 10,000 रुपये उसकी जो बचत के मिले थे
उसको जो न्यायाधीश ये निर्णय दिया था कि पहली बात शांतिबाई को निर्दोष साबित कर दिया। दूसरी, उनके जो 10,000 रुपए थे वो पुलिस के द्वारा जो बरामद किए गए थे वो वापस उनको दी जाएगी। और खास तौर पर लिखित फैसला था न्यायाधीश का, उन्होंने ये कहा था कि जो जांच में सब इंस्पेक्टर जो राव की भूमिका थी, लापरवाही थी, उस पर खास तौर से ध्यान यहाँ पर दिया जाए, जिसके कारण शांति को जेल में जाना पड़े। तो इसमें हमने जो प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो इस प्रक्रिया में हमें 4 जो है यहाँ पर जो प्रणाली है, इसमें 4 लोगों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने नजर आती है। यहाँ पर यदि हम सबसे पहले यदि हम बात करें तो पुलिस, सरकारी जो वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, इन 4 की महत्वपूर्ण भूमिका हमें नजर आती है। सबसे पहले पुलिस की बात करें, सरकारी वकील की बात करें, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का भी वकील होता है, सामने पक्ष विपक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये प्रमुख रूप से जो है 4 की भूमिका हमें प्रमुख रूप से नजर आती है। तो इस मामले में हमने देखा कि 4 भूमिका को भी देखें, तो अब जो प्रणाली में हम सबसे पहले सबकी अलग अलग भूमिका देखेंगे। इसमें पुलिस की भूमिका क्या होती है, यानी अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका क्या होती है, सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है, न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है और निष्पक्ष सुनवाई कैसे की जाती है। तो इस जो हमने जो काल्पनिक घटना उदाहरण हमने देखा था, उसकी यदि हम बात करें तो पुलिस की जांच में यदि हम देखें तो पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि उनको यदि अपराध के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है तो वे उससे जो है उसकी शिकायत की वो जांच करते हैं और गवाहों के आधार पर बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर सबूत इकट्ठा यहाँ पर किए जाते हैं और इस जांच के आधार पर ही पुलिस राय बनाती है कि व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है। तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी जो चार्जशीट है वो दाखिल करती है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि ये जो अपराध है या नहीं है, ये निर्णय देने का अधिकार अदालत को होता है, पुलिस को नहीं होता है। इसलिए कि यहाँ पर हर व्यक्ति होता है वह देश के कानून के अधीन होता है और पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। यानी सारा का सारा जो निर्णय देना होता है वो कोर्ट को देना होता है, अदालत को देना होता है। तो ये पुलिस ये तय नहीं करती कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति होता है वो कानून के जो अधीन होता है, इसमें पुलिस भी आती है। इसलिए पुलिस को हमेशा जांच के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। जब पुलिस जो अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसके जो गिरफ्तार करने, उसको हिरासत में लेने, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के दौरान उनके कुछ निर्देश हैं। यानी जांच के दौरान पुलिस को किसी भी पुलिस को सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं। छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में ये जो दिया गया है उसमें फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति की जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी हमने देखा कि कुछ जो जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, यानी अपनी राय के आधार पर यदि किसी भी पुलिस किसी को भी अपराधी घोषित नहीं कर सकती है। तो इसमें कहा गया है कि जो गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि उसके किस कारण गिरफ्तारी करी। मान लो किसी के खिलाफ यहाँ पर जो अपराध की जो है यहाँ पर यह केस दायर किया गया है, तो जब पुलिस उसके पास जब गिरफ्तार करती है तो उसको वो कारण बताना होता है कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे शांति की घटना हमने देखी, शांति वाली, तो उसमें देखा था उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। तो उसको ये बताना जरूरी होता है कि किस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के 24 घंटों के सामने जिला मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि 2-3 दिन रख लिया, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में कि उससे जो व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस है वो नहीं कर सकती है। पुलिस हिरासत में दिए गए जो भी इकबालिया जो बयान होता है उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी पुलिस को जो बयान इकबालिया है उसका खुद का बयान होता है पुलिस के सामने, वो सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई बार कहा जाता है पुलिस के दबाव में बयान दे दिया गया है, तो जिसके कारण उसका जो इकबालिया बयान है वो सबूत के तौर पर वो यहाँ पर नहीं माना जाता है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश
मान लो किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए भी आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए थे कि यदि गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी आता है तो उसकी पोशाक और उसकी पहचान, उसकी नाम पट्टी और उसके पद और स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है तो उसकी जो वर्दी जो पहनती है पोशाक, जो वर्दी होती है उसको पहनी होनी चाहिए, उसमें उसका नाम स्पष्ट, उसका जो पद के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय जो भी अरेस्ट मेमो होता है, कागज होते हैं, वो पूरा अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, तभी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए। गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति से यदि पूछताछ की जा रही है तो ऐसे में व्यक्ति को अपने संबंधी, जो भी सगे संबंधी, उनको जानकारी देने की भी अधिकार होता है। और जब गिरफ्तार व्यक्ति के कोई दोस्त या दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं जिले से बाहर होते हैं या दूसरे राज्य में होते हैं तो 18 से 12 घंटे भीतर ही गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में उसको जानकारी दी जानी चाहिए। हमने देखा था एक शब्द आया था FIR क्या होता है, जो होती है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, इसके बारे में क्या होती है जब रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस FIR दर्ज होने के बाद किसी अपराध की पड़ताल शुरू करती है। यानी जब किसी के बारे में प्राप्त जो पहले जो जानकारी प्राप्त होती है, सूचना के आधार पर पुलिस क्या करती है, जांच शुरू करती है। कानून में कहा गया है कि कोई भी अपराध की सूचना मिलती है तो थाने के प्रभारी अधिकारी को तुरंत FIR दर्ज कर देनी चाहिए। ये लिखित या मौखिक भी हो सकती है और आमतौर पे इसमें जो है वारदात की तारीख है, स्थान है, समय है, वो देखा जाता है। और यदि अपराधियों का पता होता है तो उनके नाम और गवाहों का उल्लेख भी किया जाता है। यानी जो भी व्यक्ति यदि FIR दर्ज कराने के लिए आता है और यदि इसको पता होता है कि उस व्यक्ति का नाम, जिसने अपराध किया तो उसका नाम भी दर्ज करवाया जा सकता है। और यदि वो अज्ञात होता है तो अज्ञात नाम से भी उसे जो है यहाँ पर नाम अंकित यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो शिकायत करने वाले व्यक्ति को उस FIR की जो नकल, जो प्रति जो लिपि होती है, वो भी उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये होती है पुलिस की भूमिका। अब हम देखते हैं सरकारी वकील की भूमिका। हमने उदाहरण देखा था शांतिबाई का, किस प्रकार जो है सरकारी वकील ने जो शांतिबाई को निर्दोष यहाँ पर साबित किया था। तो किसी भी अपराधी का उल्लंघन जनता के विरुद्ध माना जाता है तो इसमें अदालत में जो सरकारी वकील होता है वो राज्य की तरफ से ये पक्ष प्रस्तुत करता है। और सरकारी वकील की भूमिका तब पूरी होती है जब पुलिस पूरी जांच करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। और जब तक शुरू की जो प्रक्रिया होती है, FIR दर्ज होती है, उसके बाद जो भी जांच पड़ताल होती है, जो किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये सारे जो कार्य पूरे होने के बाद जब अदालत में इसको पेश होना होता है तब यहाँ पर शुरुआत होती है सरकारी वकील की। इसमें जांच में कोई इसकी भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। और न्यायपालिका के पदाधिकारी के रूप में इसकी जिम्मेदारी होती है कि वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करें और अदालत के सामने ठोस सबूत है और गवाह यहाँ पर पेश करें जिसे अदालत सही फैसला दे। यानी सरकारी जो वकील की भूमिका क्या होती है, जो भी पुलिस के जांच की पड़ताल की थी उस जांच के में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। जांच के बाद जो अदालत की जो कार्यवाही शुरू होती है उसमें इसकी प्रमुख भूमिका होती है और निष्पक्ष रूप से वो अपना उसके ठोस सबूत उनके इकट्ठे करें, ठोस गवाह पेश करें जिसके कारण अदालत को सही फैसला ले सकते हैं। अब तीसरी हम देखें न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो न्यायाधीश की वही जो हम कहते हैं भूमिका होती है, जैसे आप देखते हैं खेलों में जैसे अंपायर होता है तो उसका निर्णय होता है, तो उसी प्रकार न्यायाधीश की भूमिका होती है। वे निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों को सुनते हैं। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की तरफ से जो प्रस्तुत किए गए गवाह है, जो सबूत है, उनकी जांच की जाती है और उसी के आधार पर न्यायाधीश तय करते हैं कि जो व्यक्ति है वो दोषी है या नहीं है। अगर इसमें व्यक्ति दोषी माना जाता है तो उसको सजा दी जाती है और यदि व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसको जो है बाइज्जत है जो वो बरी कर देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। अब निष्पक्ष जो सुनवाई क्या होती है, हमने इतनी सारी प्रक्रिया में देखा कि शांतिबाई को निष्पक्ष जो है यहाँ पर बरी कर दिया गया, तो ये निष्पक्ष कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लो यहाँ पर जो शांतिबाई वाली हमने घटना देखी कि न्यायाधीश ने जो निर्णय अपना जो उसके विपरीत दिया होता तो क्या होता, पुलिस की जो
जांच की भूमिका है वो थोड़ी सी अलग होती है, या अधिवक्ता रॉय के द्वारा यहाँ पर किए गए जो निर्णय हैं वो सही नहीं होती तो क्या होता। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में हमने देखा था कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो जीवन के अधिकार के साथ साथ ये हमारे निष्पक्ष सुनवाई में भी ये तय किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यायपालिका में हमने देखा था कि किसमें जीवन के अधिकार का यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है जीवन का अधिकार। तो निष्पक्ष सुनवाई का भी यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का निष्पक्ष सुनवाई में भी यही तय किया जाता है या ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध नहीं है तो उसको जो है उसको सजा नहीं मिले। यदि अपराधी है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन यदि अपराधी नहीं है तो उसको निष्पक्ष रूप से न्याय प्राप्त हो। तो इसी के लिए हमने देखा था बहुत सारी जैसे अदालतें, हमने शांतिबाई का उदाहरण देखा था, आपके प्रमुख रूप से दे रखा है। तो उसका जो है मामला है जो खुली अदालत में जो आम जनता के सामने ये जो मुकदमा चला था और उसमें यहाँ पर आरोपी की उपस्थिति में यानी जो शांतिबाई, उसमें शांतिबाई को आरोपी बनाया गया था, उसकी उपस्थिति में ये मुकदमा चलाया गया था और यहाँ पर राय को भी शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया था। और सबसे पहले पुलिस ने उसको जो है चोरी के खिलाफ, शांति की बाई के खिलाफ चोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया था, क्योंकि व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक यदि वो इस पर अपराध घोषित ना हो। इसलिए पुलिस ने तो जांच में इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस पर जो FIR दर्ज करवाई गई थी श्रीमान शिंदे के द्वारा, तो यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर न्यायाधीश ने शुरू से ही उनको निर्दोष मानते हुए शुरू से प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। तो शांतिबाई को भी निर्दोष घोषित करते हुए ये जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई थी और उसके आधार पर न्यायाधीश ने अदालत में पेश हुए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया था। न्यायाधीश ने शांति के कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं किया था कि वे सचमुच चोर हैं, क्योंकि सबसे पहले जब ये अदालत में फैसला मामला आया था तब न्यायाधीश ने उसको निष्पक्ष ही माना था, निरपराध ही माना था, क्योंकि उसको अपराध पूरी तरह से जो है साबित नहीं हुआ था। इसलिए न्यायाधीश ने ये बिना सोचे समझे बिल्कुल फैसला नहीं लिया था कि वे सचमुच चोर हैं, और उसके बाद उनका निर्णय भी निष्पक्ष रहा। और जब अंतिम में जब पूरा जो निर्णय आया था न्यायालय का, तो इसमें निष्पक्ष रूप से जो है शांतिबाई के जो पक्ष में निर्णय यहाँ पर आया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोगों को जो संविधान और कानून दोनों में कहा गया है कि लोगों की अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। कानून का शासन ये भी कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं होता है तो इस सिद्धांत का कोई भी खास मतलब नहीं रहता है। इसलिए चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति समुदाय से रहता हो, सभी को निष्पक्ष रूप से यहाँ पर जो है न्याय यहाँ पर प्राप्त हो। तो इसको एक बार आप देखना किस प्रकार हमारी जो न्यायपालिका से हमने जो चैप्टर पढ़ा था न्यायपालिका, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार जो हमारी जो आपराधिक जो प्रणाली शुरू होती है उसमें किस प्रकार की जांच शुरुआत होती है, प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार हमारी जो सुनवाई में अदालत में पेश किया जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि अपराध जो नहीं होने के बाद भी उसको अपराध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब निष्पक्ष सुनवाई होती है तब उसको अपराध मुक्त कर दिया जाता है। तो यदि उसमें अपराधी यदि दोषी पाया जाता है तो अदालत के द्वारा उसको सजा सुनाई दी जाती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है, और यदि दोषी नहीं होता है तो व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। तो ये हमारी थी न्याय जो आपराधिक प्रणाली की जो न्याय व्यवस्था, इसमें किस पर हमने देखी थी पुलिस की भूमिका, किस प्रकार सरकारी वकील की भूमिका और न्यायाधीश की भूमिका, और निष्पक्ष सुनवाई किस प्रकार होती है उसकी भूमिका के बारे में हमने देखा। तो इसको एक बार आप देखना और समझना, आगे हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।